हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 25। फ्रेंड्स, सेक्शन 25 के मार्जिन नोट्स में क्या दिया गया है कि परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। सो फ्रेंड्स, एलिमनी मीन्स होता है निर्वाहिका या फिर निर्वाह के लिए व्यय, निर्वाह के लिए खर्च। ठीक है, मीन्स स्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण। फ्रेंड्स, सेक्शन 25 में 3 सबसेक्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसेक्शन 1 में क्या दिया गया है कि एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन अंडर दिस एक्ट में एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिक्री और एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर टू ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट फॉर द पर्पज by either the wife or the husband as the case may be, order that the respondent shall pay to the applicant for her or his maintenance and support such gross sum or such monthly or periodical sum for a term not exceeding the life of the applicant as having regard to the respondent's own income and the other property if any, the income and other property of the applicant, the conduct of the parties and other circumstances of the case, it may seem to the court to be just and any such payment may be secured if necessary by a charge on the immovable property of the respondent. So friends, इसमें क्या दिया गया है कि कोई भी कोर्ट यदि इस एक्ट के अधीन अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है, मीन्स इस एक्ट के अंदर जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज कर रहा है, तो वह कोर्ट कोई भी डिक्री पास करते समय या फिर कोई भी डिक्री पास करने के बाद केस के अनुसार पति या पत्नी द्वारा एप्लीकेशन किए जाने पर रिस्पोंडेंट की खुद की इनकम और रिस्पोंडेंट की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए, और अगर एप्लीकेंट की कुछ इनकम है या फिर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए, और साथ में पक्षकारों का कंडक्ट और केस की दूसरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जितना कोर्ट को उचित लगे उतना अमाउंट रिस्पोंडेंट द्वारा एप्लीकेंट को एप्लीकेंट के जीवन काल से अधिक नहीं, मीन्स एप्लीकेंट का जो जीवन काल है, जितने दिन वो जीने वाली है या फिर जीने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं, उसके भरण पोषण के लिए और उसके सपोर्ट के लिए एक साथ में, मीन्स लमसम या फिर मंथली या फिर पेरियोडिकली देने का आदेश कर सकेगा। और अगर कोर्ट को ऐसा करना उचित लगता है तो कोर्ट रिस्पोंडेंट की इमूवेबल प्रॉपर्टी पे बोझा चढ़ा के उस अमाउंट को रिकवर कर सकेगा। सो फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। सपोज ऐसे जो है वो हस्बैंड है और डब्लू जो है उसकी वाइफ है। ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो सपोज हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स की पिटिशन दाखिल किया कोर्ट में। उस कोर्ट में जिस कोर्ट को ये डिवोर्स पिटिशन इंटरटेन करने का जुरिडिक्शन है। ठीक है, तो इस डिवोर्स पिटिशन में डिक्री पास करते समय या फिर इसमें डिक्री पास करने के बाद अगर वाइफ ने कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल किया परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस के लिए, तो कोर्ट जो है वो ये देखेगा कि हस्बैंड के पास क्या प्रॉपर्टी है, उसकी क्या इनकम है, और साथ ही साथ वाइफ की भी इनकम और प्रॉपर्टी को देखेगा। और उसके साथ कोर्ट जो है वो हस्बैंड वाइफ दोनों का कंडक्ट भी देखेगा, और कंडक्ट के साथ साथ केस की जो दूसरी परिस्थितियां हैं उसको भी देखेगा। ये सब देखने के बाद कोर्ट को जो उचित लगे, कोर्ट को जितना अमाउंट उचित लगे उतना अमाउंट देने के लिए कोर्ट हस्बैंड को आदेश देगा कि हस्बैंड उतना अमाउंट जो है वो वाइफ को दे। और वो जो अमाउंट होगा वो लमसम भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है और पेरियोडिकल भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ये मेंटेनेंस का पीरियड होगा, मीन्स मेंटेनेंस का जो काल होगा वो वाइफ के लाइफ से ज़्यादा नहीं होगा, मीन्स जब तक वाइफ जिंदा रहेगी। जिस दिन वाइफ की डेथ होती है उसी दिन वो मेंटेनेंस जो है वो बंद हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन 25 है ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए है। ठीक है, तो सपोज अगर वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ कोई पिटिशन दाखिल किया कोर्ट में, तो उस पिटिशन में डिक्री पास करते समय या फिर उस पिटिशन में डिक्री पास करने के बाद अगर हस्बैंड ने कोर्ट में पिटिशन दाखिल किया परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस के लिए, तो कोर्ट जो है वो हस्बैंड और वाइफ के इनकम और उनकी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए और इन दोनों का कंडक्ट और केस की दूसरी जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए जैसा कोर्ट को उचित लगे उतना अमाउंट हस्बैंड को देने के लिए कोर्ट जो है वाइफ को आदेश करेगा। और वो अमाउंट जो है वो लमसम भी हो सकता है, मीन्स इकट्ठा एक साथ भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है और पेरियोडिकल भी हो सकता है। ठीक है, और सपोज कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस के लिए, लेकिन
हस्बैंड या फिर वाइफ जिसके भी अगेंस्ट ये ऑर्डर हुई है वो जो है वो पैसा दे ही नहीं रहा है, तो कोर्ट जो है वो उस अमाउंट को सिक्योर करने के लिए रिस्पोंडेंट की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी उस पर जो है बोझा डाल सकता है। तो सपोज अगर हस्बैंड के अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है मेंटेनेंस देने का तो हस्बैंड की इमूवेबल प्रॉपर्टी बोझ आएगा, और अगर वाइफ के अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है मेंटेनेंस का तो वाइफ के इमूवेबल प्रॉपर्टी बोझ आएगा। तो ये बोझा डाला कैसे जाता है, ये बोझा जो है जो प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट होता है, जैसे महाराष्ट्र में 7/12 का उतारा है मीन 712 एक्सट्रैक्ट, उस पर ऐसी एंट्री आ जाएगी कि इस प्रॉपर्टी पे जो है इस व्यक्ति की मेंटेनेंस के लिए बोझा है। तो सपोज जिसके भी अगेंस्ट ऑर्डर होता है, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, जिसके भी अगेंस्ट ऑर्डर होगा उसके इमूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज करके कोर्ट जो है वो उस अमाउंट को सिक्योर कर सकेगा। फ्रेंड्स, अब हम सब सेक्शन 2 देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ आइदर पार्टी एट एनी टाइम आफ्टर इट हैज बीन मेड एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, इट मे at the instance of either party vary, modify or resign any such order in such manner as the court may deem just। तो सबसेक्शन 2 में क्या दिया गया है कि यदि कोर्ट को समाधान हो जाए कि उसके द्वारा सबसेक्शन 1 के तहत आदेश करने के बाद दोनों पक्षकारों में से किसी की भी परिस्थितियां बदल गई हैं, मीन्स चाहे अप्लीकेंट की परिस्थिति बदल गई हो या फिर रिस्पोंडेंट की परिस्थिति बदल गई हो, ठीक है, तो कोर्ट किसी भी पक्षकार की प्रेरणा पर जिस तरह कोर्ट को न्याय संगत लगे उस तरह ऐसे किसी आदेश को, कौन सा आदेश, जो आदेश सबसेक्शन 1 में पास हुआ था, तो ऐसे किसी आदेश को पूरी तरह बदल सकेगा या फिर उसमें कुछ बदलाव कर सकेगा या फिर उस आदेश को रद्द कर सकेगा। तो सबसेक्शन 2 में यह दिया गया है कि कोर्ट ने जो सबसेक्शन 1 के अंदर आदेश किया है वो आदेश करने के बाद अगर हस्बैंड की या फिर वाइफ की दोनों में से किसी के भी परिस्थिति में बदलाव आ जाता है, मीन्स सपोज जब कोर्ट ने आदेश किया हस्बैंड को कि वो वाइफ को मेंटेनेंस दे मंथली, तब हस्बैंड की इनकम कम थी इसलिए कोर्ट ने कम मेंटेनेंस का आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद वो आदेश होने के बाद हस्बैंड की जो है इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वाइफ को राइट है कि वाइफ कोर्ट में इन्हांसमेंट के लिए अप्लीकेशन करे, उसके बाद कोर्ट जो है जो भी मेंटेनेंस का अमाउंट था उसको जो है इंक्रीज कर सकता है। या फिर कोर्ट ने जब ऑर्डर किया तब हस्बैंड की इनकम बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ऑर्डर होने के बाद हस्बैंड की इनकम बहुत कम हो गई, उसको बिजनेस में लॉस हो गया, तो हस्बैंड को राइट है कि वो कोर्ट में एप्लीकेशन करे और कोर्ट जो है वो सारी परिस्थिति देखने के बाद जो भी पहला ऑर्डर किया था उस ऑर्डर में बदलाव कर सकेगा, ठीक है। और या फिर जब वाइफ के लिए मेंटेनेंस का कोर्ट ने आदेश दिया तब जो उसका बच्चा था वो छोटा था और उसका बच्चा बाद में बड़ा हो गया, उसके एजुकेशन का खर्चा बढ़ गया, तो ऐसी परिस्थिति में वाइफ को राइट है कि कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करे, और वाइफ द्वारा एप्लीकेशन मूव किए जाने के बाद कोर्ट जो है वो सारी परिस्थिति को देखेगा और कोर्ट को अगर वैसा उचित लगता है तो कोर्ट जो है वो उसके पुराने ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अब हम सब सेक्शन 3 देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि इफ़ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड that the party in whose favor an order has been made under this section has remarried, or if such party is the wife that she has not remained chaste, or if the party is the husband that he has had sexual intercourse with any woman outside the wedlock, it may at the instance of other party vary, modify or resign any such order in such manner as the court may deem just। तो फ्रेंड, सबसेक्शन 3 में क्या दिया गया है कि यदि कोर्ट को समाधान हो जाए कि जिस पक्षकार के पक्ष में इस सेक्शन के अंदर आदेश किया गया है उसने दोबारा शादी कर ली, और अगर वह पक्षकार पत्नी है तो वह सतीव्रता नहीं रह गई है, और या फिर ऐसा पक्षकार पति है तो उसने किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह बाह्य संबंध बनाए हों, तो कोर्ट दूसरे पक्षकार की प्रेरणा पे ऐसे आदेश को कोर्ट को जिस तरह न्याय संगत लगे उस तरह ऐसे किसी आदेश को बदल सकेगा या फिर उसमें कुछ बदलाव कर सकेगा या फिर ऐसे आदेश को पूरी तरह रद्द कर सकेगा। सो फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। सपोज ये दोनों हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, तो सपोज कोर्ट ने हस्बैंड को आदेश दिया था कि वो वाइफ को मेंटेनेंस दे, ठीक है, तो कोर्ट द्वारा ऐसा आदेश करने के बाद अगर वाइफ ने दूसरी शादी कर ली तो कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस का जो ऑर्डर था उसको रद्द कर देगा। या फिर सपोज कोर्ट ने वाइफ को आदेश दिया था कि वो हस्बैंड को मेंटेनेंस दे, और ऐसा आदेश होने के बाद अगर हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली तो हस्बैंड का जो है मेंटेनेंस वो रद्द हो जाएगा। और सपोज जिसके फेवर में ऑर्डर हुआ था मेंटेनेंस का वो वाइफ है, मीन्स वो पत्नी है, तो ऐसा मेंटेनेंस का ऑर्डर होने के बाद अगर वाइफ जो है वो अनचिष्ट हो जाती है, मीन्स वो सतीव्रता नहीं रहती, मीन्स वो अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और के साथ कोई संबंध बनाती है, ठीक है,
तो अगर कोर्ट को ऐसा समाधान हो जाता है कि वाइफ जो है वो अनचेस्ट हो गई है, तो कोर्ट ने जो मेंटेनेंस का ऑर्डर किया था वाइफ के फेवर में उसको पूरी तरह बदल सकता है, उसमें कुछ बदलाव कर सकता है या फिर उसको पूरी तरह रद्द कर सकता है। ठीक है। और सपोज जिसके फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ वो हस्बैंड है, और अगर हस्बैंड ने वो ऑर्डर होने के बाद, मेंटेनेंस का ऑर्डर होने के बाद किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह बाह्य संबंध बनाया, और अगर कोर्ट को ऐसा समाधान हो जाता है कि हस्बैंड ने ऐसा एक्ट किया है, तो कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस के ऑर्डर को बदल सकता है या उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकता है या फिर उस ऑर्डर को पूरी तरह रद्द कर सकता है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।